देखते हैं, एक कारखाना ए में मध्य माध्य वास्तविक मजदूरी 6,000 रुपए, जबकि कारखाने बी में यह 5500 रुपए है। यह बताता है कि कारखाना बी की अपेक्षा अपने सभी श्रमिकों को अपेक्षाकृत अधिक भुगतान भुगतान करता है। तो ये चीजें माध्य नहीं बता सकता। देखिए, एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको समझ में आएगा कि किस तरह माध्य नहीं बता सकता। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो मान लीजिए एक की सैलरी 5 है और दूसरे की 10 है, और दूसरी निकाय में आप ये समझिए कि एक की सैलरी 10 है और दूसरे की भी 10 है। तो इसका एवरेज जो आएगा 5 और 10 15 7.5 आ गया, और इसका एवरेज क्या आएगा 10 आएगा। लेकिन यहाँ पे ये देखोगे कि आप प्रत्येक जो है ना, प्रत्येक को ज्यादा नहीं दे रहा, यहाँ पे प्रत्येक को ज्यादा नहीं दे रहा। अगर मैं इसको यहाँ से दूसरा डेटा चेंज करूं, जैसे 5 और मैंने 15 लिख दिया, 20 हो गया, और इसका एवरेज 10 आ गया, तो इक्वल तो है। लेकिन क्या प्रत्येक को बराबर मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है क्या इनसे? इनसे ज्यादा मिल रहा है, प्रत्येक को नहीं मिल रहा, बिकॉज यहाँ पे हमें एवरेज निकाल रहे हैं। हम एवरेज से हमें ये नहीं पता चलता कि प्रत्येक मद इसके इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, का माध्य क्या होगा। तो इनको जोड़ लीजिए, 5 3 8 6 14 7 21 21 और 9 30 30 12 42 और 2 44 हो गया। संख्याएं की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं हैं। तो 42/9 कर लीजिए, 42/9 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मिनट देख लेते हैं हम, 3 5 8 6 14, 14 7 21 और 9 30, 30 और 12 42 और 2 44 है, ये 44। ठीक है, 44/9 कीजिए, 9 चौके 36, 9 5 45, तो ये 5 से कम आएगा, 4.9 इसका आंसर होगा। ये माध्यिका ज्ञात करनी है। यहाँ पे तो आपको क्या नंबर, मतलब स्थिति है, स्थिति माध्य है ये। तो 3 और 3 6 और 2 8 संख्याएं हैं। तो यहाँ 8 संख्याएं हैं, तो इसका मतलब है हमें बीच वाले जो दो मद होंगे उनका क्या करना पड़ेगा, जोड़ के हमें क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ इनकी, ये 1 है और ये 2 हो जाएगा। फिर ये तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें चौथे नंबर की, तो 15 है, 13 है। चौथा और पांचवा क्या है, 12 12 ही हो जाएगा। तो आपका आंसर भी 12 आ जाएगा, क्योंकि चौथा पद भी 12 है और पांचवा पद भी 12 है, तो इनका एवरेज भी 12 आ जाएगा। ये माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब इनकी माध्यिका निकालनी है, इनकी माध्यिका निकालेंगे तो ये 0.3 है, तो पहला पद तो ये हो गया, दूसरा पद 0.3 हो गया, और तीसरा पद क्या हो जाएगा 3। और संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं हैं। फिर से वही चौथे और पांचवे का क्या आएगा, योग आएगा। चौथे और पांचवे की योग की बात करें, तो चौथा यहाँ पे 5 है। ठीक है, चौथा यहाँ पे 5 है और दूसरा हमें यहाँ पे 5 आ नहीं रहा। बट यहाँ पे आप एवरेज से निकाल लेना, चौथे और पांचवें पद का योग होगा। बिकॉज यहाँ पे हो सकता है ये कॉमा हो, लेकिन यहाँ पे क्लियरली नहीं दिया हुआ। अगर क्लियरली दिया हुआ था तो हम सोल्व कर सकते हैं, तो इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। का बहुलक क्या होगा, तो इनका बहुलक निकालना है। इसमें जब जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसको ही हम बहुलक बोलते हैं। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी किसकी है ज्यादा, 0 और 0 2 बार आया, बाकी कोई संख्या रिपीट नहीं हुई, तो आपका 0 फ्रीक्वेंसी हो गया। आगे बोला है कि 15 12 5 13 12 15 8 8 9 9 10 15 का बहुलक क्या होगा। यहाँ पे भी आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसको ही बताना है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 15 एक बार है, और दूसरी बार भी है, और तीसरी बार भी है। बाकी 8 9 2 बार है, बाकी 12 भी 2 बार है, बाकी नहीं है। 15 3 बार है, तो 15 ही हो जाएगा। कि माध्यिका क्या होगी, तो यहाँ पे हमें संख्याएं पता होनी चाहिए, 3 6 9 और एक 10 है। तो 10 में क्या हो जाएगा आपकी, 10 होती है तो 4 इधर छोड़नी है, 4 इधर छोड़नी है, तो पांचवी और छठी संख्याओं का क्या हो जाएगा आपका योग जो होगा, एवरेज जो होगा उनका, वो क्या हो जाएगा आपका माध्यिका हो जाएगी। यहाँ पे हम देखें कि कौन सी माध्यिका बन सकती है इनकी। तो पहला पद तो 20 हो गया, 20 2 बार भी दिया हुआ है। फिर 30 हो जाएगा, 30 4 5 6, तो 30 ही होगा, क्योंकि 4 5 6 पे चारों पदों पे जो है आपका 30 है।
तो 5 और 6 में 30, 30 का एवरेज क्या हो जाएगा, 30 ही हो जाएगा। यहाँ पे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आगे बोला बहुलक क्या होगा, तो इसका बहुलक वही मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, वही होगा, तो 30 हो जाएगा। विशेषता डाटा की परिवर्तनशीलता की को पाने में मदद करती है। विशेषता डाटा की परिवर्तनशीलता को पाने में मदद करती है। कौन मदद करती है परिवर्तनशीलता को पाने में, विचलन मदद करता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का क्रम के औसत कहा जाता है। इसको क्रम का औसत कहा जाता है। ध्यान दीजिए, देखिए सेंट्रल टेंडेंसी से आपसे क्वेश्चन पूछता है तो प्रथम क्रम के जो औसत है उनको कहा जाता है, प्रथम क्रम के औसत कहलाते हैं। एक चीज है कि अगर आप मान लीजिए कि आप थ्योरेटिकल चीजों पे ध्यान नहीं देते कि सेंट्रल टेंडेंसी से कौन से क्वेश्चन आते हैं, क्या बेसिक, लेकिन आपने देखा होगा लगभग 10 क्वेश्चन बेसिक से आते हैं जिसका कोई भी आपका स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन शुरुआत क्या है, शुरुआत यहीं से होती है जब आपको वर्गीकरण, सारणियन, ये दो टॉपिक नहीं देता तो ये समझ लीजिए सेंट्रल टेंडेंसी से आपके क्या है शुरुआत होती है। आपके फिर अपीकरण के माप आ जाते हैं, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ती है विचलनों के मापों को। अब देखिए पहले बोला कि जो सेंट्रल टेंडेंसी है के मापों को प्रथम क्रम का औसत कहा जाता है, तो विचलन के मापों को कौन सा औसत का क्रम कहा जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये दूसरा होता है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन आपके बैक टू बैक मिल गए आपको। विचलन के मापने में यह आवश्यक होता है कि क्या हो, विचलन की मात्रा तथा विचलन के मापन में विचलन की मात्रा तथा विचलन की मात्रा को जाना जाए। क्या हो, विचलन की मात्रा तथा विचलन की मात्रा को जाना जाए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, विचलन, देखिए स्टेटमेंट, विचलन के मापन में यह आवश्यकता है कि विचलन की मात्रा, तो ये रिपीट हो रहा है यहाँ पे, विचलन की मात्रा को जाना जाए, तो ये गलत होगा। यहाँ पे यहाँ से काट दीजिए और यहाँ से मात्रा को जाना जाए, ठीक है, विचलन हो जाएगा यहाँ पे। विचलन की मात्रा को निम्न के माध्यम के रूप में व्यक्त किया जाता है। विचलन की जो मात्रा होती है वो निरपेक्ष माप है या सापेक्षिक माप है, तो ये क्या है, निरपेक्ष माप है। लेकिन अगर विचलन गुणांक से पूछेगा तो सापेक्षिक माप आपको करना है। विचलन की मात्रा को विचलन के निम्न माप के रूप में व्यक्त किया जाता है। किस माप में व्यक्त किया जाएगा, आपके सापेक्षिक माप में। अलग अलग प्रकार या मदों की अलग अलग संख्या वाली दो या अधिक सारणियों के बीच तुलना के उद्देश्य हेतु गणना की यूनिटों या परिवर्तन या केंद्रीय मूल्यों वाली सारणी के बीच केवल निम्न माप काम में लिए जाते हैं। कौन से माप जो है आपके काम में लिए जाते हैं, सापेक्ष माप काम में लिए जाते हैं। इसको सापेक्ष माप को काम में लिया जाता है। सापेक्षिक रेंज, निरपेक्ष रेंज दोनों किनारों का योग होता है। क्या बोलता है कि संबंध जो सापेक्षिक रेंज है वो क्या होती है, निरपेक्ष रेंज या दोनों किनारों का योग होती है। ये बात आपकी ट्रू है या फॉल्स है, तो ये बात ट्रू है। संबंध निरपेक्ष रेंज जो है सापेक्षिक रेंज और दोनों किनारों का योग होती है, ये बात ट्रू है या फिर फॉल्स है, तो ये बात बिल्कुल फॉल्स है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए देंगे तो आपसे होंगे मिली, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ डायरेक्टली आप याद कर लो कि संबंध सापेक्षिक रेंज जो है वो क्या होती है, निरपेक्ष रेंज के दोनों किनारों का योग होती है, और संबंध निरपेक्ष रेंज होगी वो सापेक्षिक रेंज के किनारों का योग नहीं होगी। गुणवत्ता नियंत्रण में निम्न को मारक विचलन के विकल्प के रूप में लाया जाता है। किसके रूप में, आपको पूछा गया है कि गुणवत्ता नियंत्रण में निम्न को मारक विचलन के विकल्प के रूप में लाया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, निम्न घटक मानक विचलन का मूल्य जानने में मदद करते हैं। निम्न घटक मानक विचलन के मूल्य को जानने में मदद करते हैं, तो वो क्या है, शुद्धिकरण। निम्न सैंपल के प्रकार के प्रति भारी संवेदनशील कौन सा होता है, भारी संवेदनशील की बात करेंगे तो वो रेंज है। जैसे जैसे सैंपल का आकार बढ़ता जाता है निम्न बढ़ने की ओर उदित होता है कि कौन सा जो है वो बढ़ता जाता है, फिर आपकी रेंज बढ़ जाएगी। रेंज क्या होती है, रेंज आपका विस्तार होता है कि कितना, जैसे 1 से मैंने 10 लिख दिया तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 10 - 1 = 9। जैसे जैसे सैंपल का आकार बढ़ता है रेंज बढ़ने की ओर उदित होता है, यद्यपि अनुपातिक नहीं है। ये बात बोलता है कि अनुपातिक तौर पे नहीं बढ़ता लेकिन बढ़ता जरूर है, तो ये बात क्या है, सत्य है। बिकॉज आपकी रेंज इस तरह तो बढ़ जाएगी लेकिन जरूरी थोड़ी ना अनुपातिक में बढ़े। जैसे जैसे सैंपल का आकार बढ़ता है रेंज भी की ओर परिवर्तित होती है, बढ़ने या घटने की तरफ। तो देखिए घटना तो बहुत ही रेयर केस है,
बढ़ने की तरफ उदित होगा। जैसे मैंने 1 2 लिख दिया, अब मैंने सैंपल को बढ़ाया और सैंपल मेरा 50 तक पहुंच गया, तो अब ये रेंज क्या होगी 49, 50 माइनस 1। किनारों की मदों पर रेंज की निर्भरता को अपनाकर परे किया जा सकता है। किसको परे किया जा सकता है? आप क्या कर सकते हो, चतुर्थक विचलन को परे कर सकते हो। चतुर्थक विचलन कहलाता है, चतुर्थक विचलन जो है वो क्या कहलाता है, वो अंत चतुर्थिक रेंज कहलाता है, अंत चतुर्थिक रेंज। जब प्रथम चतुर्थक 20 है और तृतीय चतुर्थक 30 है, तो चतुर्थक का विचलन का मूल्य क्या होगा, विचलन का मूल्य क्या होगा? आपका तीसरा जो है 30 दिया हुआ है, पहला आपको 20 दिया हुआ है, तो आपका मूल्य क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा, बिकॉज 30 माइनस 20, ठीक है। Q3 माइनस Q1 और Q3 प्लस Q1 होता है, क्या होता है ये, क्या होता है ये होता है चतुर्थक विचलन का गुणांक। अगर आपको गुणांक निकालने की बोलेगा कि आपको चतुर्थक विचलन, विचलन तो सीधा हो गया, और विचलन गुणांक बोले तो Q3 प्लस Q1 और करना है। जैसे यहां से निकालना होता फिर 50 करते हैं, 10/50, ठीक है। तो ये आपका 0 से 0 कट जाता, 0.20 आ जाता, ठीक है। लेकिन आपको सीधा पूछा तो 10। अगर आपको अंत अर्ध अंतर अंतर चतुर्थक विचलन बोला तो 2 का डिवाइड 5 आ जाता है ना। मानक विचलन को बताया जाता है, मानक स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसको हम किस साइन से बताते हैं ये पूछा हुआ है। तो साइन तो सबको पता है, इससे अगर ये बोल दिया तो ये वेरियांस हो जाता है, वेरियांस, ठीक है। वेरियांस अगर आपको 16 दिया हुआ है आपको निकालना है तो ये इसके बराबर होता है वेरियांस, ठीक है। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो इसको रूट करना पड़ता है। मान का विचलन का माध्य के रूप में जाना जाता है। मान का जो विचलन का माध्य है उसको हम किसके रूप में जानते हैं, तो विचरण के रूप में जानते हैं। का माध्य क्या होगा, तो इनका माध्य पूछा है, तो माध्य इसको आपको सबको जोड़ के आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। संख्याओं का 3 6 और 10 संख्याएं, 10 का डिवाइड करना है आपको। 10 का डिवाइड करने के बाद आप जोड़ सकते हो, 40 बनाए। तो आज के लिए बस इतना ही। 230 क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट वीडियो में 260 और नेक्स्ट वीडियो में 290, तो ये आपकी 3 वीडियो में कंप्लीट कर